नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है और बीजेपी की तरफ से कमान खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल रखी है। हम उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे, उनकी योजनाओं को लेकर करेंगे। लेकिन पहले एक ऐसी बात हम उनसे जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक राज की बात जो हमारे सारे दर्शक जानना चाहते हैं। यानी वो दिन मुझे अच्छे से याद है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 3 बजे होनी थी और आप 5 मिनट पहले पहुंचे। उसके बाद जब फोटो सेशन हो रहा था तब भी आप आगे नहीं थे। जब घोषणा हुई आपके नाम की तब भी आप नहीं थे। सब जानना चाहते हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी या आपको कुछ इस बात की अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। ये भाजपा है ना, मुझे मालूम था ना कोई चर्चा थी। सामान्य MLA के नाते से मैं शिक्षा मंत्री था, पहले मन में था कि देखो क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलो। लोकसभा चुनाव के प्रचार में आप जुटे हुए हैं और पार्टी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार। अब जब हम देखते हैं तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बीजेपी एक तरीके से सैचुरेशन के लेवल पे है। दक्षिण का इलाका, पूर्व का इलाका और थोड़ा सा तटीय इलाका जो है वहाँ पे स्पेस है। ऐसे में आपको किस तरीके से लगता है कि 400 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी जो है वो छू पाएगी? देखिए, जिस प्रकार से माहौल बना है पूरे देश का, और हमने सबने देखा कि ये 2 महीने की पिछली राजनीतिक परिस्थिति देख लो। इंडिया अलायंस के नाम पर जो 4-6 महीने पहले सगुपेबाजी हुई थी, धीरे धीरे करके सारे पत्ते खुलते चले गए। जो संयोजक थे वो खुद भाजपा के से जुड़े हैं और बाकी भी राज्यों में एक एक करके कांग्रेस का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। खुद कांग्रेस के लोगों की खुद का कहना कि हम अपनी लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो अब इसके बाद स्वाभाविक रूप से देश भर में क्या होगा ये तो हमको दिख ही रहा है। लेकिन उसमें बड़ी बात है कि हमारे पास जो मूल पूंजी हमारे राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, तो हम जिस ताकत से मध्य प्रदेश में जनता पसंद कर रही है और कांग्रेस में धकधड़ मची है, वो अपने आप कहानी बता रही है कि अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश 29 की 29 पार। आप अभी जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आप लगा कि करीब आप 30 जिले घूम चुके हैं, 2 जगह आप नामांकन करा चुके हैं और आगे भी जितने नामांकन होंगे आपकी तरफ से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाएं। लेकिन अभी तक जितनी जगह गए हैं वहाँ पर एक राजनेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है वोटर के मन में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, सब मन बन चुका है कि अब की बार मोदी सरकार, पूरे प्रदेश की जनता का मन बना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से मैं, भले ही राज्य के दायित्व तो मेरे पास मुख्यमंत्री का है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े दिखाई दें, जनता में विश्वास दिलाएं कि हमारे प्रत्याशी उनकी आशा अपेक्षा पे खड़े उतरेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर जब सरकार बनेगी तो हम यथायोग्य जो जनता हम पे अपेक्षा कर रही है उस प्रकार का हमारा रोल रहेगा। इसी कड़ी में, इस सिलसिले में मैं बीते 2 दिन पहले सीधी लोकसभा से फॉर्म भरने के लिए गया था। फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे माननीय मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो फिर प्रत्याशी है मंडला से। उनके नॉमिनेशन के फॉर्म में मैं अपने शुभंकर अध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी के साथ में सम्मिलित हुआ हूँ। लेकिन जनता का उत्साह, उमंग और चेहरे की उनकी खुशी बता रही है कि भाजपा के प्रति जनता का कितना विश्वास है वो हमको दिखाई दे रहा है और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आप छिंदवाड़ा कई बार गए, CM बनने के बाद भी गए। एकमात्र सीट ऐसी है जहाँ पे आप उपचुनाव जीते हैं। आम चुनाव आप अभी तक नहीं जीते हैं और 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी जीत के पास है, मात्र 1 सीट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार छिंदवाड़ा में क्या होगा? छिंदवाड़ा में कमल खेलेगा। छिंदवाड़ा अब कोई चुनौती नहीं रही है। छिंदवाड़ा जिस ढंग से कांग्रेस में भगदड़ मची है, जनता भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही है। जनता ने निश्चित कर लिया है कि मध्य प्रदेश में जो बयार चल रही है उसके साथ चलना है। उसका लाभ हमको मिलता दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हम सभी सीटें लोकसभा की और अधिकांश सीटें विधानसभाओं की न केवल जीतेंगे बल्कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।
सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि कमल खिलेगा, लेकिन कमलनाथ जी वाला चैप्टर तो क्लोज ही हो गया है। मैंने कहा ना कि कमल खिलेगा, मतलब हमारा चुनाव चिन्ह खिलेगा। अब वो अगर कांग्रेस में रह के उनका हाथ का पंजा दिखाना चाहते हैं, जनता उसको नकार चुकी है। जनता भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पसंद करती है। उसका रिजल्ट दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जी 2014 में जब बीजेपी मैदान में उतरी तो नारा था अब की बार मोदी सरकार। 2018 में था अब की बार 300 पार। इस बार है मोदी की गारंटी। आपको गारंटी पे कितना यानी क्या लग रहा है, कितना भरोसा है? गारंटी की गारंटी है 100%। मोदी जी की गारंटी पे हमको गारंटी है कि वो जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और फिर एक बार मोदी सरकार। एक यहाँ पर एक बड़ा शब्द आपने सुना होगा, धार्मिक पर्यटन। मैं अब आपसे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सवाल करना चाहूँगा। धार्मिक पर्यटन जो शब्द था, अब आपने उसको थोड़ा सा बदलाव किया है। आपने उसको विरासत से विकास की तरफ ले गए हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है वो? देखिए, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली है। हमारी सनातन धर्म की धाराएं हम देश में सभी तीज त्योहार व्रत के साथ साथ हमारी अपनी देव संस्कृति से जोड़ती है, और स्वाभाविक रूप से कई सारे जीवन के ऐसे पक्ष हैं। दुनिया अभी सनातन संस्कृति को समझेगी, लेकिन हम तो उसमें डूबे हुए लोग हैं। उनकी अच्छाइयों को समाज के बीच में लाना और समाज के बीच में बने हुए विश्वास से विकास की तरफ ले जाना, ये मार्ग हमारे लिए हमने उपयुक्त समझा है। और ये धार्मिक पर्यटन, इसको तीर्थाटन नाम दिया गया है। तो तीर्थाटन के माध्यम से हमारे देवस्थानों के लिए अभी वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में एक तो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश उसमें अछूता नहीं है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद तो पूरा वातावरण देश में बाबा महाकाल में हो चुका है। अब हमारे मध्य प्रदेश से केवल बाबा महाकाल नहीं, महाकाल के अलावा भी भगवान कृष्ण की जीवन की बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम के जीवन के बहुत प्रसंग जुड़े हुए हैं। शक्तिपीठ भी मध्य प्रदेश में है। ऐसे में अब स्वाभाविक रूप से जिन पे बड़ी लोगों की आस्था है, उन स्थानों का विकास करना, उनकी अच्छाइयों को समाज के बीच में लाना और समसामयिक तरीके से उनको जनता के बीच में पुनर्स्थापित करना, और केवल धार्मिक क्रियाकलाप के लिए नहीं, तो उनसे जीवन के प्रसंगों में आज भी सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। उसमें छिपा हुआ प्राचीन साइंस है, प्राचीन इथिक्स है, हमारी मान्यताएं हैं, विकास की अवधारणा है। ऐसे बहुत सारे मोर्चे जिन पे हमारे अपने गौरवशाली अतीत से सीख सकते हैं। आपने भगवान कृष्ण की बात की, तो अब आप उज्जैन से आते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। अब मेरा सवाल जो अब मैं पूछने वाला था उसका थोड़ा जवाब आपने अभी दे दिया है। क्या उज्जैन में या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा शैक्षिक संस्थान, बड़ा शोध संस्थान खुलने की संभावना है जहाँ पर सभी तरह की कलाएं सिखाई जा सकें? एक और दूसरा, जो हम कृष्ण पाथे की बात कर रहे हैं, कृष्ण पाथे की जो हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन आए थे पढ़ने 5000 साल पहले, ये तो ध्रुव सत्य है। उज्जैन में रह कर के उनने 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, सबकी शिक्षा दीक्षा ली थी। और आज भी गुरुकुलों में इन शिक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है, स्कूली और कॉलेज एजुकेशन में बड़ी संभावना है कि इस प्रत्येक कलाओं में बच्चों को उनको निष्णात किया जाए, उनको तैयार किया जा सके। इसी के साथ साथ ऐसे कई प्राचीन बहुत सारी स्थान है जिनको रेखांकित करना चाहिए। हमारा प्रयास है कि ये सारे स्थान आज भी जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, वो स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करना, ये सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी हमने इस बात को रेखांकित किया था। भगवान श्री राम की चित्रकूट से लगा करके आने जाने के मार्ग की, वन गमन पथ की अवधारणा पे हम पहले ही काम कर रहे हैं। इसी अवसर पर हमने चित्रकूट में प्राधिकरण की घोषणा की है। तो मंदाकिनी के किनारे घाट बनाने की बात करी, माँ छिपरा के किनारे घाट बनाते हुए ऐसे स्थानों पर जिसमें प्रत्येक स्थान से भगवान कृष्ण का जीवंत इतिहास आया, भगवान
श्री राम का सीधा इतिहास जुड़ता है। प्रत्येक स्थान को डेवलप करके हम दुनिया का ध्यान आकर्षित कराएंगे और इन स्थानों की महत्ता सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में जैसे भगवान कृष्ण को लेकर के 5 स्थान तो आइडेंटिफाई हुए हैं। एक स्थान सांदीपनी आश्रम जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, एक भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के साथ रात गुजारी, उसको महिदपुर के पास एक नारायण नामक स्थान है, उस स्थान को भी हमने पिछली बार जब मैं टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन था उस स्थान को डेवलप किया है। एक स्थान हमसेरा है धार के पास, जहाँ रुक्मी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था, वो स्थान भी बताया गया है। एक जाना पाव स्थान है, भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंदौर के पास इस पहाड़ी पे है। ये सामाजिक सद्भाव का भी बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और महर्षि परशुराम जी के साथ में भगवान कृष्ण का वो जो संबंध आया है, जो जीवन भर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपने शरीर की भांति संभाल के रखा है, ऐसा अद्वितीय सुदर्शन चक्र देने वाले परशुराम जी का वो स्थान भी आधुनिक समय में तीर्थ बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा हो, जहाँ भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि हमारे पास 10 साल का हमारे काम का लेखा जोखा है और 25 साल की हमारे पास प्लानिंग है। आपसे मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार को भी अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आपके 100 दिन का आपको कामकाज को आप कैसे देखते हैं और आपका अगले कितने दिन का एजेंडा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले से ही हम लोगों ने अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है और आपने देखिएगा कि 100 दिन के अंदर हमने लगभग 150 से ज़्यादा फैसले किए। उनके रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर आप बताइए, 60 दिन के अंदर 3 विश्वविद्यालय बना करके दे देना, और विश्वविद्यालय बनाना नहीं, टट्टिया मामा, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी, ये विश्वविद्यालय चालू भी कर दिए। तो इसका मतलब है कि हमने पर्याप्त होमवर्क किया है, हमारा काम भी दिख रहा है और यही कारण है कि कानून का राज स्थापित होने के साथ साथ विकास के भी प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त रूप से हमने सारी स्कीम ली है। 20 साल पुरानी हमारी पार्वती कालीस दिन चंबल योजना, जो 20 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में हो नहीं पाई, नहीं तो कभी से इसका क्षेत्र का लाभ मिलता है, वो योजना मंजूर हो गई। हमारी नदी जोड़ो अभियान की बड़ी एक योजना केन बेतवा लिंक योजना 45,000 करोड़ की, इस योजना पे हमने काम कंप्लीट कर दिया है। एक एक करके सारे काम, जिन कामों के माध्यम से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। साथ ही साथ हमने 60 दिन के अंदर एक उज्जैन कॉन्क्लेव कर दी समिट, जिसमें मध्य प्रदेश के कई सारे उद्योगों को भूमि पूजन लोकार्पण की भूमि आवंटित कर दी। इन सारी योजनाओं से लगातार हमारा भविष्य का खाका बन रहा है कि रोजगार आधारित मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश और देश का नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश बने, इस पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं चूँकि 100 दिन आपको काम करते हो गए हैं, नौकरशाही से भी आपका पाला लगातार पड़ रहा होगा। अब 20 साल बीजेपी की सरकार रही और 18 साल एक ही मुख्यमंत्री रहे, तो एक अधिकारियों का एक पैटर्न बन जाता है, एक तरीका बन जाता है, कंफर्ट जोन रहता है। तो कभी आपको अपने टारगेट को अचीव करने में कभी कोई अड़चन महसूस हुई अधिकारियों की वजह से या कर्मचारियों की वजह से? ये तो कभी भी नहीं हुई। मैं तो इसको मानता हूँ कि काम लेने वाले पर निर्भर करता है। ये बात सही कि व्यक्ति का अंतर पड़ता है। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनका अपना एक तरीका था। मैं आज भी उनसे कई मामले सीखता हूँ, उनसे समझता हूँ, उनकी संवेदनशीलता जानता हूँ, लेकिन मेरा अपना काम करने का एक तरीका है और उस काम करने के तरीके में अपने ढंग से काम कर रहा हूँ। रिजल्ट आना चाहिए और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक हम जो करते जा रहे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं। आपकी कार्यशैली को ही जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें मैंने देखी कि आप अगर एक बार ठान लेते हैं तो करते हैं। जैसे उसकी 3 उदाहरण भी हैं कि जैसे वैदिक घड़ी का मामला हो, आप लगे रहे और आखिरकार आपने उसको करवा दिया। जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तब आपने सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करवाई। जब आप टूरिज्म में थे तब आपने हेलीकॉप्टर सबसे पहले उड़वाए। अब आपने फिर 100 दिनों के अंदर उसको मरीजों के लिए भी उड़वा दिया। तो क्या ऐसे और भी फैसले आगे देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से विकास की संभावना कभी ख़त्म भी नहीं होती है और हमको समय के साथ चलना चाहिए।
एयर एम्बुलेंस आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, लेकिन ये मुझे इस बात का संतोष है, सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा हमारा मध्य प्रदेश बना है। एयर कनेक्टिविटी भी हम अपने प्रदेश के अंदर देना, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना ऐसे बड़े शहरों को जोड़ करके एयर कनेक्टिविटी देंगे। इसी प्रकार से हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सेवा भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसका चार्ट बन रहा हो, जैसे आचार संहिता खत्म होगी ये तुरंत अपनी मूर्त रूप में आ जाएगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जैसे एविएशन का अर्थात हवाई यातायात का बहुत बड़ा सेक्टर जिसमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए, हम इस पर काम कर रहे हैं। सभी हवाई पट्टी बना रहे हैं और यहाँ तक कि हम पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे ब्लॉक स्थान है अर्थात तहसील केंद्र हैं, यहाँ अपने हेलीपैड भी बना रहे हैं, ताकि हेलीपैड के माध्यम से भी हमारी हवाई यातायात में हेलीकॉप्टर से सेवाओं को लेने देने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, रोज़गार, इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक आपका थोड़ा सा निजी सवाल लूँगा, आखिरी सवाल है मेरा। आपने ये फैसला क्यों लिया कि आपका परिवार अभी भी उज्जैन में ही रहता है और आप दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो कभी तो आपको भी लगता होगा कि परिवार अगर यहाँ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता? देखिए, कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी अपनी आदत है और हमारी पार्टी में भी ये बात को इसी काम को प्राधान्यता देते हैं। परिवार में एक केवल बेटा है, मेरे पिताजी वृद्ध है, तो हमारी ड्यूटी बनती कि माता पिता की सेवा करें, इसलिए श्रीमती वहाँ रहती है बेटे के साथ। मेरा एक बेटा यहाँ भोपाल में पढ़ रहा, वो हॉस्टल में रहता है। एक बेटी का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल में रहती है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास समय है और उसका काम करना। मैं वैसे भी जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी मेरी बेटी ने भोपाल में MBBS किया चिरायु हॉस्पिटल से, तब भी वो हॉस्टल में रह के पढ़ी थी। मेरा ऐसा मानना कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, खासकर MBBS वगैरह की पढ़ाई करते हैं, तो उनको अपना एक जगह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये मंत्री, मुख्यमंत्री निवास में जब आ जाते हैं तो ये व्यस्तता के कारण से और अन्य कारण से उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है और हम सब भी मानते हैं कि इससे उनकी दूसरी चीज़ों में दखल बढ़ जाता है, इसलिए वो अपने ध्यान से काम केंद्रित करें तो ही बहुत